प्राचीन भारत के सारे रिकॉर्ड आज तबाह कर दिए गए हैं। मतलब उस वक्त जब हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था तब भी हमने ये कीर्तिमान स्थापित नहीं किया था जो आज कर दिया है। और इतना ही नहीं, जब हम आजाद हुए अब से 78-79 साल पहले, तब हमारे पुरखों ने सोचा भी नहीं था कि नया नया आजाद हुआ भारत, जो कि गरीबी की मार झेल रहा है, अमेरिका से अनाज लेकर अपना काम चला रहा है, वो इस मुकाम पर पहुंचेगा। चलो आजादी की बात तो छोड़ ही दो, अब से सिर्फ 35 साल पहले की बात है, भारत बैंकरप्ट होने की कगार पर था। स्थिति इतनी बुरी थी कि जैसे घरों में बुरे हाल होने पर हम जेवर रखते हैं ना गिरवी, वैसे ही देश के खजाने में जो सोना पड़ा था वो हमें गिरवी रखना पड़ गया था। इतनी बुरी हालत थी, मतलब जैसी आज पाकिस्तान की हालत है ना, उससे भी बदतर हालत थी। हम एक फेल्ड स्टेट बनने की तरफ अग्रसर थे, लेकिन 35 साल के अंदर अंदर हमने ऐसा चमत्कार कर दिया है, दुनिया देख रही है। क्या है इस चमत्कार का नाम? खुद अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। भारत का खजाना अपने पूरे इतिहास में, आज ही नहीं आजादी से पहले के इतिहास में भी अगर आप देखें तो अपने सर्वोच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। आज इसने जबरदस्त $13 बिलियन की छलांग लगाई और ये लगभग $723 बिलियन के भी पार जा चुका है। जी हाँ, $723 बिलियन का खजाना है भारत के पास। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इस खजाने में $150 बिलियन का तो सिर्फ सोना है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने बताया है कि ये हमारा सर्वोच्चतम स्तर है, कभी भी भारत का खजाना इसके आसपास भी नहीं पहुंचा था। और इतना ही नहीं, जिस भीषण रफ्तार से ये बढ़ रहा है, ये 1-1.5 महीने में आपको 750 और साल के अंत तक 800 से भी बहुत ज्यादा पार मिलेगा। यानी कि भारत का खजाना बहुत ही ज्यादा तेजी से $1 ट्रिलियन के आंकड़े की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि आप में से कई लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि ये कितनी बड़ी बात है, तो मैं उन्हें सिंप्लीफाई करके एक उदाहरण देता हूं जिससे वो समझ पाएंगे कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। दरअसल इस धरती पर 193 देश हैं। जी हाँ, है तो वैसे ज्यादा, लेकिन 193 देश यूनाइटेड नेशन में लिस्टेड हैं। इन 193 में से मात्र 20 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी या कहें उनकी जो टोटल अर्थव्यवस्था है वो 700 बिलियन से ज्यादा है। जी हाँ, यानी कि 173 देश इस धरती पर ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी से ज्यादा भारत के पास खजाना है। भारत उन देशों को कैश में खरीद सकता है। उदाहरण के लिए नेपाल की जीडीपी को हम 14 बार कैश में खरीद सकते हैं, बिल्कुल प्योर कैश में, कोई चेक नहीं, कोई यहाँ पर ड्राफ्ट नहीं, सिर्फ कैश में हम खरीद लेंगे। बात करें पाकिस्तान की तो 2 बार इनकी अर्थव्यवस्था को खरीद कर इन्हें ही दान में दे सकते हैं। खैर ये तो दिवालिया देश है। अगर मैं टॉप कंट्रीज की भी बात करूं तो न्यूजीलैंड जैसे देश, जो कि एक विकसित कंट्री है, उसकी जीडीपी को 3 बार खरीद सकते हैं, फिर भी पैसा बचा रह जाएगा। फिनलैंड 2 बार खरीद लेंगे, पुर्तगाल 2 बार से ज्यादा खरीद लेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खजाना कितना ज्यादा इनॉर्मस है। हालांकि आप इससे कई लोगों का सवाल होगा कि चलो खजाना बढ़ तो गया, लेकिन आम लोगों को इसका क्या फायदा? तो आम लोगों को इसका बहुत ज्यादा फायदा है। ये हमारे राष्ट्र का एक तरीके से इंश्योरेंस प्लान है। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो जितना ज्यादा किसी देश का बड़ा खजाना होता है, इसका मतलब उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही स्टेबल है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए अमेरिका से एक निवेशक भारत में इन्वेस्ट करने आता है, तो वो सबसे पहले क्या चेक करेगा? सबसे पहले देखेगा कि इस देश की आर्थिक स्टेबिलिटी कितनी है, और इसका चेक करने का पैरामीटर है उस देश का खजाना या फॉरेक्स रिजर्व। क्योंकि जब वो भारत में पैसा लगाएगा तो वो ये भी चेक करेगा कि कल को मुझे यहाँ से पैसा निकालना है तो इस देश के पास डॉलर है या नहीं, क्योंकि वो डॉलर में इन्वेस्ट करेगा और फिर डॉलर में ही निकालेगा। जब वो देखेगा कि भारत के पास तो वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा खजाना है, तो वो बिल्कुल नहीं घबराएगा। उसे पता है भारत में पैसा सुरक्षित है। दूसरा, जो कि आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, वो है महंगाई को कंट्रोल करना। आप जानकर हैरान होंगे कि सरकार के पास महंगाई को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार ये फॉरेक्स रिजर्व या खजाना ही होता है। कैसे? दरअसल जब किसी देश की मुद्रा डॉलर के मुकाबले गिरने लगती है बहुत तेजी से, तो उसे खजाने से ही संभाला जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में भारत का जो रुपया था वो 87-88 पर अटका हुआ था, फिर अचानक से गिरकर 90 रुपये हो गया। उसके बाद तो वो 91 भी चला गया, लेकिन फिर आपने देखा होगा कि धीरे धीरे वो संभला और वापस 90 पर आ गया। ऐसा कैसे हुआ? तो इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर था भारतीय रिजर्व बैंक, जिसने खजाने में से डॉलर लिया और उसके बदले मार्केट से भारतीय रुपया खरीदा, जिससे कि भारतीय रुपये की डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ गई, जिस वजह से हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले गिरा जरूर, लेकिन बाकी वर्ल्ड करेंसी को आप कंपेयर करें, जहां तो बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिली, उतना हमारा रुपया नहीं गिर पाया।
इसमें फॉरेक्स रिजर्व का बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा, जो इंपोर्टेड चीज होती है, यानी कि कोई चीज हमें विदेश से मंगाकर अपने इस्तेमाल में करनी है, तो उसका पेमेंट भी डॉलर में होता है। अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते तो वो देश आपको सामान नहीं देगा। यानी कि हर देश की जो आर्थिक स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं जीडीपी और फॉरेक्स रिजर्व से नापी जाती है। इसीलिए इसका बढ़ना हम सब आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा सख्त जरूरी है। लेकिन एक पहलू इसका इमरजेंसी का भी है, आपातकाल का। कैसे? दरअसल अगर मान लीजिए युद्ध होता है तो ऐसे में आपको हथियार खरीदने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व है तो आप ज्यादा दाम देकर भी जल्दी से जल्दी हथियार लेकर युद्ध का पासा पलट सकते हैं। और हमारा दुश्मन तो चीन जैसा है जिसके पास ट्रिलियन डॉलर का खजाना है। उसे टक्कर देने के लिए हमें भी अपने खजाने को बहुत तेजी से बढ़ाकर उसके लेवल तक ले जाना होगा। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है। लेकिन एक चीज जो आप सब लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है वो है टैक्स। दरअसल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स हर साल बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के पास कमाई के साधन नहीं है और खजाना खाली हो चुका है। इसीलिए वो टैक्स बढ़ाकर अपना रेवेन्यू बढ़ाते हैं। भारत के अंदर आपको उस तरीके से टैक्स वृद्धि होती नहीं दिखेगी। आप देखोगे जब भी भारत में 1-1.5% भी टैक्स बढ़ता है तो बवाल कट जाता है। पाकिस्तान में तो 50-50, 100-100% टैक्स बढ़ जाते हैं चीजों पर। वहां ये रोज का है। इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व आपके टैक्स इंक्रीज और डिक्रीज से बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ है। आपकी ईएमआई या जो किस्तें चल रही हैं उन्हें महंगी या सस्ती कर सकता है ये फॉरेक्स रिजर्व। इससे आप समझिए कि ये सिर्फ अमीरों की या स्टॉक मार्केट वालों की चीज नहीं है, ये आम लोगों की चीज है। फॉरेक्स रिजर्व आप लोगों की जिंदगी को सीधा प्रभावित करता है। इसीलिए आप सभी लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि ये तेजी से बढ़े। जितना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा सरकार आपके लिए उतना ही खर्च कर सकेगी, टैक्स उतना ही कंट्रोल में रहेगा और महंगाई को भी काबू में किया जा सकेगा।